नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आगामी विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में बड़ी संख्या में टिकट की चाह रखने वाले उम्मीदवार अब सामने आने लगे हैं। लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है कि कौन सा उम्मीदवार है जो पार्टी और जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा, किसकी अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ है और सबसे बड़ी बात, जनता किसे जीतता हुआ देखना चाहती है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम इसराना विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, वहां के लोगों की राय जानी है, ये जानने की कोशिश की है कि किस पार्टी के किस नेता के बीच मुकाबला टक्कर का है और जनता इस बार किसे मौका देना चाहती है या वही एक बार फिर से पुराने चेहरे पर भरोसा कर रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। तो इसराना विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ माहौल है, वहां पर कौन से उम्मीदवार को जनता चुनावी मैदान में देखना चाहती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। जीत में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए सभी दल अभी से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी जनता के बीच पैठ बनाने में कामयाब हो पाती है। लेकिन चुनाव से पहले टिकट को लेकर चर्चाओं और कयासबाजी का बाजार गर्म है। सियासी जमीन पर टिकट के लिए कड़ा मुकाबला है, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सभी दलों में मुकाबला ऐसा है कि कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। सभी दलों ने आगामी चुनाव से पहले जनता के दरबार तक पहुंचने के लिए सभी ने अपना रोड मैप बना लिया। ऐसे में हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और लोगों से उनकी राय ले रही है। हमारी टीम 28 जून को इसराना विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसका सैंपल साइज 189 है। इसराना विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहाँ 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार इसराना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। यही जानने के लिए 25 से ज्यादा इलाकों में गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से जानना कि वो अपने क्षेत्र में किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, किस उम्मीदवार की टिकट की दावेदारी कितनी पक्की मानी जा रही है, चर्चित चेहरों में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो टोटल टीवी लगातार वोटर्स के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में पार्टियों के बीच में टिकट बंटवारे पर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। हमारी टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। आज चर्चा इसराना विधानसभा सीट पर है, जहां हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जनता की राय जानने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता किस पार्टी के किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में देखने की चाहत रखती है और किस उम्मीदवार को जिताने की चाहत रखती है। जानने की यह भी कोशिश की गई कि जनता के हिसाब से किस पार्टी से किसके बीच कितना मुकाबला है, संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे चल रहा है और किसको जनता पीछे देखना चाह रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत वीरेंद्र जी आपसे करेंगे कि इसराना विधानसभा क्षेत्र का अपना एक इतिहास रहा है। यहां पर हमने 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो लगातार हर पार्टी ने अपना अलग अलग वर्चस्व कायम किया है। चाहे इनेलो की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, जनता ने मिला जुला यहां प्रदर्शन देखा है और मिली जुली राय दी है। देखिए, इसराना आरक्षित सीट है जी। और 2009 में इनेलो से कृष्ण पवार जीते, 2014 में फिर जो है कृष्ण पवार भारतीय जनता पार्टी से जीते और 2019 के अंदर जो कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि जीते।
मुकाबला कृष्ण पवार और बलबीर वाल्मीकि में ही रहा जी। है। इन तीनों चुनाव में मुकाबला इन दोनों के बीच ही रहा है। तो इस बार 2014 में यहां पर पहली बार कमल खिला था और कमल खिलाने का श्रेय जो है कृष्ण पवार को गया, क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए थे, उनकी जड़ें मजबूत थी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिला। लेकिन 2019 में उनको पराजय झेलनी पड़ी और ये बात है कि यहां पर जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही मुख्य मुकाबला। हालांकि जननायक जनता पार्टी भी मुकाबले में आने का प्रयास किया, हालांकि पहले ये इनेलो का गढ़ था, तो अब स्थिति बदल चुकी है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, स्थिति जरूर बदल चुकी है, लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से कृष्णलाल पवार का नाम सामने आया, जैसा कि अभी जिक्र भी किया गया कि इनेलो से पहले उन्होंने चुनाव लड़ा तो वहां पर भी जीत हासिल की, बीजेपी से चुनाव लड़ा तो वहां पर भी जीत हासिल की, लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हुई हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए और बीजेपी के साथ साथ कृष्णलाल पवार के लिए भी? देखिए प्रगति, 2009 में इनेलो से जीते थे, 2014 में उन्होंने पार्टी बदल ली थी, बीजेपी में आ गए थे, लेकिन कमल खिलाया उन्होंने। उसका इनाम उन्हें ये मिला कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, 5 साल तक परिवहन मंत्री रहे और मुख्यमंत्री के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। 2019 में फिर पार्टी ने टिकट दी, नहीं जीत पाई, लेकिन ये मानना पड़ेगा, हालांकि विपक्ष का विधायक कांग्रेस का है यहाँ पे बलबीर वाल्मीकि, उनको लेकर लोगों में रोष जरूर है कि विपक्ष का होने के नाते वो ये कहते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं, विधानसभा में कई बार मैंने कम्युनिटी सेंटर और कई मांगे थी उठाई, लेकिन मांग पूरी हुई नहीं, पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन कृष्णलाल पवार के साथ अच्छी बात यह है कि विपक्ष हारने के बावजूद सत्ता से जुड़े होने का फायदा उन्होंने दिलाया। बहुत सारी सड़कें बनवाई, अधूरे काम थे वो पूरे करवाए, क्योंकि सरकार और सत्ता से जुड़े थे। तो कृष्ण पवार ने पराजित होने के बावजूद अपने हलके में काम करवाया और सबसे बड़ी उनकी खूबी यह है कि सहज सरल भाव पर उनका सहज और सरल स्वभाव किया और लोगों तक सीधी पहुंचे है। कभी वो मतलब लोगों को ये नहीं कहते बिजी हूं चंडीगढ़ आना, मतलब लोगों तक आसान पहुंचे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो जीत नहीं पाए। अब फिर उनकी मेरे को लगता है टिकट की दावेदारी है और पार्टी उनको कंसीडर करेगी, क्योंकि छवि उनकी साफ सुथरी है, लोगों तक पहुंच है और सरल स्वभाव है, लोगों से मिलते हैं, काम करते भी हैं। हालांकि विधायक दूसरे हैं, लेकिन कृष्ण पवार के साथ ये है कि ये उनका प्लस पॉइंट है, उनका एसेट है कि उनका स्वभाव, उनकी छवि और उनकी बैकग्राउंड और पार्टी के प्रति निष्ठा। एससी मोर्चा के आजकल उनको जिम्मेदारी दी गई है, जगह जगह घूमकर पार्टी का प्रचार करें और विधानसभा की अपनी तैयारी करें, लेकिन बाकी जगह भी पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। ये उनकी पार्टी के लिए खूबी है। बिल्कुल, यही उनकी खूबी कितना उनको फायदा दिलाएगी चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी, जो कि जनता का समर्थन भी उनको मिल रहा है महेश जी। लेकिन इस बीच बीजेपी से कृष्णलाल पवार की बात हो या कांग्रेस से बलबीर वाल्मीकि की, कितना चुनौतीपूर्ण मामला इस राना विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आए हैं उसके बाद से परिस्थिति अब पूरे प्रदेश की बदली हुई नजर आ रही है। देखिए, कृष्ण पवार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बनने वाली है वो एंटी इनकम्बेंसी बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सत्ता को लेकर जो नकारात्मकता काफी हद तक देखने को मिली और लोकसभा चुनाव के दौरान उसका जो संकेत है वो भी देखने को मिला कि मोदी के चेहरे की जो आंधी पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही थी, वो आंधी उलट चलती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। अब अगर कृष्ण पवार को परेशानियों का सामना करना है तो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। हालांकि नायब सिंह सैनी भरपूर ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के इस मूड को पूरी तरह बदल दिया जाए, जनता को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा कर दिया जाए। काफी हद तक कोशिशें भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। अब देखना होगा कि नकारात्मकता का जो स्तर है, किस हद तक मतदान की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी कम कर पाती है। लेकिन यहाँ कृष्ण पवार की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है वो एंटी इनकम्बेंसी का ही मिलने वाला है। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी का कितना फायदा कितना नुकसान यहाँ पार्टी को झेलना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच अब चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों को कितनी जनता यहाँ पर पसंद कर रही है, कि जनता कितने प्रतिशत बीजेपी के उम्मीदवारों पर भरोसा जता रही है, ये देखने वाली बात है। चूंकि टोटल टीवी लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है और टोटल टीवी की टीम लोगों से राय जानने की कोशिश कर रही है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में जनता अपने उम्मीदवार के तौर पर किसको चुनावी मैदान में देखना चाहती है। इस दौरान विधानसभा सीट पहुंची है टोटल टीवी की टीम और ओपिनियन पोल के माध्यम से जनता के मन में जो राय है वो जानने की कोशिश की है। जनता के मुताबिक बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें कृष्णलाल पवार, सत्यवान शेरा, दयानंद उर्लाना और बीजेपी के साथ भी तमाम लोग नजर आए हैं। कृष्णलाल पवार का अगर जिक्र करें तो बीजेपी के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर इनको सबसे पहले उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। जनता के मुताबिक इस पुराना विधानसभा क्षेत्र में कृष्णलाल पवार को
लगभग 76.67% लोग ऐसे हैं जिनकी राय है कि कृष्णलाल पवार को बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होना चाहिए। ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि उम्मीदवार के लिए भरोसा जताया जा रहा है जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि कृष्णलाल पवार को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए इस राणा विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा दयानंद उर्लाना और सत्यवान शेरा का नाम भी चर्चा पर है, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कृष्णलाल पवार को लेकर के एक अलग ही विश्वास बीजेपी में देखने को मिल रहा है, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर जनता की तरफ से। तो कृष्णलाल पवार की अगर हम बात करें तो 76.67% इतने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कृष्णलाल पवार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा दयानंद उर्लाना का नाम भी जिक्र पे है, इसमें 1.11% लोग ऐसे हैं जो दयानंद उर्लाना पर भी भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा सत्यवान शेरा का अगर हम जिक्र करें तो 12.22% लोगों की राय है जो सत्यवान शेरा के साथ जाना चाहते हैं, उनको उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में देखना चाहते हैं। हालांकि कृष्णलाल पवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोगों को यही पसंद आ रहे हैं, लोगों की राय यही है कि यहां पर कृष्णलाल पवार को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, अगर कृष्णलाल पवार के नाम पर पार्टी की तरफ से भी मोहर लगती है तो बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है विधानसभा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बलवीर वाल्मीकि का नाम सामने आ रहा है। देखिए, कृष्णलाल पवार जो है राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक का, तो पार्टी के लिए यह बड़ी समस्या है कि उनको विधानसभा चुनाव कैसे लड़ाया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्णलाल पवार बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं, निर्विवाद छवि है उनकी, लेकिन वो उनका राज्यसभा सदस्य होने के कारण क्या उनके परिवार से किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनके बेटे की विधवा जो बहू है उसको चुनाव लड़ाया जा सकता है, या उनके दूसरे छोटे बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन कृष्णलाल पवार वहां सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जो है लोकप्रिय उम्मीदवारों में श्रृंखला में सबसे आगे हैं। दयानंद उर्लाना जो है वो जेजेपी से आए हैं, पहले चुनाव लड़े थे, जेजेपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 17,000 करीब वोट मिले थे। और सत्यवान शेरा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं और सेवा चयन जोड़ के में सदस्य भी रहे हैं, लेकिन वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। आज तक भी रहस्य है, वो कहते थे कि मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसलिए इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी के लोग कुछ और कारण बताते हैं। तो इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की समस्या तो है, उम्मीदवार चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी परेशानी है। और कोई अन्य चेहरा भी हो सकता है, तो यहाँ किसी अधिकारी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, किसी चुनाव को वीआरएस लेके भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन सबकी पसंद जो है यहाँ कृष्णलाल पवार है। और पवार के साथ समस्या ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगी कि उनसे इस्तीफा दिलाकर उनसे चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल, हालांकि चर्चा इस दौरान कई नामों पर है, चूंकि अंतिम फैसला पार्टी का ही होगा, लेकिन जनता अपने क्षेत्र में किसको चुनावी मैदान में देखना चाहती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जनता की राय जो है वो कृष्णलाल पवार की तरफ जा रही है, उनको संभावित उम्मीदवार के तौर पर इस राणा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में जनता देखना चाहती है। अगर देवेंद्र जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे सोनी जी के साथ में, चूंकि वो राज्यसभा सदस्य है, ऐसे में बीजेपी के लिए पशुपेश की स्थिति बन सकती है। तो अगर कृष्णलाल पवार के नाम को साइड किया जाए तो फिलहाल सत्यवान शेरा और दयानंद उर्लाना का नाम भी जिक्र में है। इस दौरान पार्टी की तरफ से किस पर मोहर लगाई जा सकती है अगर इन दोनों नामों पर चर्चा की जाए तो? देखिए प्रगति, कृष्णलाल पवार नो डाउट सबसे ज्यादा पसंद के व्यक्ति हैं, लोगों में भी उनकी छवि है, जो जिस तरीके से हमारे सर्वे में दिखा रहे हैं कि ज्यादा लोग उनको चाहते हैं कि ये विधायक बने। दूसरी बात, बीजेपी के साथ संकट ये है कि हैट्रिक का हुंकार भरी जा रही है, तीसरी बार सरकार बनानी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। उस स्थिति में कृष्णलाल पवार को पार्टी उतार सकती है, हालांकि राज्यसभा वाली चीज आड़े आ रही है। दूसरी बात, आपको ताजा उदाहरण देता हूं प्रगति, अभी लोकसभा चुनाव 2 महीने पहले ही हुए, 4 जून को जो रिजल्ट आया था, इस राणा विधानसभा जहां से कृष्णलाल पवार आते हैं, वहां से क्या था, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ी लीड मिलने जा रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, विपक्ष का जो विधायक था वहां पे बलवीर वाल्मीकि, वो कह रहा था कि 40,000 की लीड में कांग्रेस को दिलवाऊंगा। लेकिन बीजेपी भी डरी हुई थी कि इस राणा में सबसे ज्यादा लोगों की वोटर्स की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आए, मनोहर लाल जी का लोकसभा चुनाव था, इस राणा में कृष्णलाल पवार ने बहुत मेहनत की थी, 2 बार सीएम का रोड शो निकाला, मैंने वो कवर भी किया था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। उन्होंने रात दिन कृष्ण पवार ने काम करके लोगों को पुचकारा, मनाया, जिनकी नाराजगी थी उनको कहा कि कमी रह सकती है लेकिन हमारी निष्ठा, हमारी नीयत ठीक है। तो कृष्णलाल पवार की मेहनत की वजह से सीएम को 2 बार घुमाया गया, रोड शो हुआ, 6,500 6,700 की लीड
ले पाई कांग्रेस, जो 30 से 40 हजार की लीड डर था बीजेपी को कि बड़ी प्रतिक्रिया का सामना बीजेपी के खिलाफ होगा इस चुनाव में। लेकिन कृष्ण पवार के प्रयासों के चलते उनका जो उनकी पहुंच है, जो उनकी सादगी है, लोगों से मिलजुल कर रहना, पुचकारना, उसका नतीजा ये रहा कि लोकसभा की जीत में इस राणा का बड़ा योगदान है। और दूसरी बात अब ये कहता हूं मैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, एक बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने 2014 से 19 जब वो जीते थे, बीजेपी में आए, अब राज्यसभा सांसद है। अगर बीजेपी को जिस तरीके के है कि वो हैट्रिक बनानी है, बीजेपी को सत्ता में लौटना है तीसरी बार, तो कृष्ण पवार एक सीरियस कैंडिडेट या एक पसंद के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन पार्टी के सामने विकल्प और भी है कि वही राज्यसभा की कई सीटें खाली होती नजर आ रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा वाली बात है, और इधर जैसे इधर ये वाली सीट है कि अगर कृष्ण पवार को लड़वाया जाए तो फिर राज्यसभा सीट फिर जाएगी। बिल्कुल, कृष्णलाल पवार के नाम पर लगातार पशुपेश की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन महेश जी, इस स्थिति को भी समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि अगर कृष्णलाल पवार के अलावा पार्टी के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि जिक्र जिस तरह से किया जा रहा है, अगर इतिहास देखें तो कृष्णलाल पवार का जनता के बीच में अपनी अच्छी खासी पैठ है, बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन इस दौरान बीजेपी के सामने तो बहुत चुनौतीपूर्ण बातें हैं। अगर कृष्णलाल पवार का नाम नहीं तो फिर किसका नाम, और एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति से क्या पार्टी कैसे उभर पाएगी, क्योंकि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। देखिए, साफ तौर से ये बात तो कही जा सकती है कि कृष्ण पवार को विधानसभा के चुनाव में उतारने का रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उसके बाद आगे फिर एक नई तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है। राज्यसभा की सीट खाली होने के साथ ही नए तरह का गणित जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलता है। और बदली परिस्थितियों में अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से जो है सीट अगर खाली करवा ली जाती है तो फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो हरियाणा विधानसभा का जो गणित होगा वो भी पूरी तरीके से बदलाव नजर आएगा। और कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा जो वोट परसेंटेज या कहें कि विधायकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में यहां बदली परिस्थितियों में राज्यसभा की सीट क्या दोबारा से कृष्ण पवार को लेकर जो खाली करवाई जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि बदली परिस्थितियों में वो आसान नहीं होगा। यानी एक विधायक अगर जिता भी लिया तो फिर राज्यसभा की सीट खोने का जो रिस्क है उनके सामने खड़ा रहेगा। तो ऐसे में यहां कृष्ण पवार को तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारने से रही, लेकिन यह हो सकता है कि कृष्ण पवार के पसंद के ही किसी व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की कोशिश करेगी और उसी व्यक्ति को कृष्ण पवार अपना जोर लगाएं, पार्टी अपना जोर लगाएगी। और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने को लेकर नायब सिंह सैनी अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि इस हालात से निपटने की कोशिश होगी। वरना वैकल्पिक व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करें तो यहाँ 24% जो वोट है, 23 से 24% जो वोट है उसमें 3 कैंडिडेट समा गए। तो ऐसे में व्यक्तिगत अगर जनाधार को समझने की कोशिश की जाए तो बहुत ज्यादा किसी का भी नहीं है। तो ऐसे में पार्टी नया चेहरा भी उतार सकती है, कृष्ण पवार के पसंद के व्यक्ति को भी टिकट देने की कोशिश की जा सकती है। तो तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल महेश, हालांकि पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में किसे उतारा जाएगा, अंतिम किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच पशुपेश की स्थिति, चुनौतीपूर्ण स्थिति और असमंजस की स्थिति बीजेपी के सामने निश्चित तौर पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जिक्र हम कांग्रेस का भी कर लेते हैं कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन कौन होंगे। बलबीर वाल्मीकि, राजरानी पूनम, शालिका खुराना और बलवान वाल्मीकि का नाम इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जो इस राणा विधानसभा क्षेत्र से हैं वो बलबीर वाल्मीकि, जिनको 87.91% लोगों की राय गई है कि बलबीर वाल्मीकि चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से होने चाहिए। इसके अलावा शालिका खुराना और राजरानी पूनम का नाम भी चर्चा में है, जहां शालिका खुराना को लगभग 4.40% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि शालिका खुराना को चुनावी मैदान में इस राणा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के साथ में होना चाहिए। राजरानी पूनम के नाम का अगर जिक्र करें तो यहां पर भी लगभग 4.40% लोग ऐसे हैं जो राजरानी पूनम को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से देखना चाहते हैं। इसके अलावा जिक्र बलवान वाल्मीकि का भी है, जिनको 3% लोग ऐसे हैं जो बलवान वाल्मीकि को चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। बलबीर वाल्मीकि का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इस दौरान कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं देवेंद्र जी, बलबीर वाल्मीकि का नाम सबसे ज्यादा चुनावी मैदान में है कि इनको संभावित उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारना चाहिए। कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है बलबीर वाल्मीकि के लिए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी जरूर तैयार की जा रही है।
देखिए, बलबीर वाल्मीकि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है। पिछले 3 चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं और ये बात ठीक है कि उनका अपनी वाल्मीकि बिरादरी में अपना एक आधार है और कृष्णलाल पवार को चुनौती देते आ रहे हैं। तो इस बार उनका भी देखिए टिकट मिलना ऐसा लगभग निश्चित ही लग रहा है, क्योंकि हालांकि ये टिकट का फैसला तो सर्वे के आधार पर होगा और राजरानी पूनम भी पुरानी राजनीतिज्ञ हैं और बाकी 2 नए चेहरे हैं। तो इसलिए कुल मिला के जो बलबीर वाल्मीकि है उनका प्रभाव ज्यादा है। हालांकि जो है प्रभारी हैं दीपक बावरिया ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी टिकट निश्चित नहीं माने, हम सर्वे के आधार पर फैसला करेंगे कौन कितना लोकप्रिय है। बिल्कुल, सर्वे के आधार पर फैसला होगा, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस की तरफ से ही होगा। देवेंद्र जी, सवाल आपसे था कि बलबीर वाल्मीकि के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस की तरफ से ये वाला विधानसभा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार स्ट्रेटेजीज तैयार की जा रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि इसराना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, प्रगति पहले दोनों चुनाव बलबीर वाल्मीकि ने हारे थे, तीसरी बार वो जीते। जब तीसरा चुनाव 2019 में मैंने कई इनकी प्रोग्राम कवर किए, वो रुआसे सी हालत में थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि मेरी इतनी बेटियां हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरा घर बिक गया राजनीति में, आपसे हाथ जोड़ता हूं। वो मतलब रोने लगे थे, मैंने खुद देखा 2019 के चुनाव में, तो लोगों ने तरस खा के जिता दिया। बलबीर वाल्मीकि जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, वो ये कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा का तो मैं 7 जन्म कर्ज नहीं उतार सकता। मेरी मां सफाई का काम करती थी, वाल्मीकि है, मेरी मां घरों में सफाई करती थी। सफाई करने वाले के बेटे को विधानसभा तक पहुंचाने वाले तो भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा के लगातार गुण गाते हैं। अगर अब कांग्रेस उनको रिपीट करती है, फायदा ये हो सकता है कि थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, तो उनको लोगों की सहानुभूति ये भी मिल सकती है कि हमने इनको जिताया था तीसरी बार में, लेकिन विपक्ष में होने के नाते पूरे काम नहीं करा सके। उन्होंने विधानसभा में कई अपने मुद्दे उठाए विधानसभा के, लेकिन मेरे को याद है 20 करोड़ रुपया सरकार ने उनको सड़कों के लिए दिया था, जैसे बाकी विधायकों को 20 करोड़ का अब भी जैसे अनाउंस किया गया है, चुनाव से पहले के विधायकों को 20 करोड़ पैसा आया है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लोग उनका साथ इसलिए दे सकते हैं कि अब ये कांग्रेस में आए तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके बारे में अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल देवेंद्र जी, लोगों ने तो साथ दे दिया है, लेकिन पार्टी कितना साथ देती है, पार्टी कितना उनके नाम पर मोहर लगाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चूंकि चर्चा यहाँ पर बलबीर वाल्मीकि के नाम को लेकर के जरूर चल रही है महेश जी, लेकिन इसके अलावा भी और नामों का जिक्र है, शालिका खुराना या राजरानी पूनम, इन लोगों के नामों का भी जिक्र किया जा रहा है। जनता इन्हें भी पसंद कर रही है। क्या इनमें से किसी पर पार्टी भरोसा जता सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि बलबीर वाल्मीकि पर ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना यकीन जाहिर करने की कोशिश करेगी। वजह यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो 2019 में परिस्थितियां ये थी कि खुद भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ये मान रहे थे कि हो सकता है कि 9 सीटें आए, हो सकता है 10 सीटें आए। बाद में बदली परिस्थितियों में हैरानी सबको हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ये मान चुके थे कि काफी खराब परिस्थितियां हैं और ऐसी खराब परिस्थितियों में भी यहां पर बलबीर वाल्मीकि जिस तरीके से अपना सीट निकाल पाने में कामयाब हुए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और जो उस वक्त के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हराने का काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर थे कृष्ण पवार, और उन्हें हराने का जो श्रेय है वो यहां पर बलबीर के पास है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी एक बार फिर से भरोसा करेगी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को जिताने का काम उनकी तरफ से किया गया था। अब चूंकि माहौल अनुकूल है तो ऐसे में उम्मीदवार बदलने की जरूरत यहां इसलिए भी मुझे नजर नहीं आ रही कि हमारे अपने सर्वे में खुद विधायक जो है बलबीर वाल्मीकि यहां पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चूंकि जनता की पसंद में वो शामिल है तो बदलने की कोई खास जरूरत पार्टी के सामने नहीं है। बदलने की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का ही होगा। हरियाणा में चूंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। जनता ने अपनी राय रख दी है सामने कि किस पार्टी से संभावित उम्मीदवार कौन होना चाहिए चुनावी मैदान में, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को ही करना है। टिकट की टक्कर में पार्टी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है दिन पर दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर चिंतन मंथन जारी है। इसराना विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आज आपने देखा। टोटल टीवी ने वोटर्स के मन को टटोला। किस पार्टी के नेता की दावेदारी कितनी ज्यादा मजबूत है, इस पर हमने चर्चा की। कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई विधानसभा के साथ में और नई विधानसभा के नए लोगों के नई राय के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।